हेलो 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 बच्चों। वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गाला सोशल साइंस पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने पेपर नंबर 2 और 3 का डिस्कशन किया था। साथ साथ में अगर आप लोगों ने मिस किया है तो गाला के साइंस के पेपर के सॉल्यूशन एंड मार्वल के भी साइंस के पेपर के सॉल्यूशन, उन सब का डिस्कशन हो चुका है। ये पेपर जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गुजरात बोर्ड के पेपर्स में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते ही है। उन सब की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, जिसमें 1 मार्कर्स पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट में पूछा है कालीन बंगन। कालीन बंगन जो है वो राजस्थान में सिचुएटेड है। ये जो कंट्रोल डे लिखा हुआ है वो नहीं आएगा, हम टिक करेंगे यहाँ पे एफ वाला जो ऑप्शन है वो। फिर है ग्रेट पोएट कालिदास। कालिदास जी ने लिखी थी एक बुक जिसका नाम है विक्रमोर्वशियम। फिर है बायो रिजर्व एरिया जो रण ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है। फोर्थ में है बायोगैस प्लांट जो मीथेन प्रोड्यूस करता है, मतलब कि बी वाला पार्ट आएगा। और लास्ट में है 5th जून जो है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, तो वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। फिर पूछा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है उत्तर रामचरित इज अ फेमस बुक रिटन बाय तुलसीदास इन अवधी लैंग्वेज, तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट, अवधी लैंग्वेज में वो नहीं थी। फिर है द सारनाथ पिलर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्कल्पचर, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगा। एवरी ईयर 24th डिसम्बर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर गुजरात गवर्नमेंट हैज मेड प्रोविजन ऑफ 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स, ये भी ट्रू है। और लास्ट में है देयर इज नो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, ये भी ट्रू है। ये राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, लोकसभा में होता है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन। इंडिया हैज प्रूव्ड द फीलिंग ऑफ, आप लोगों ने सुना ही होगा वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि द वर्ल्ड इज अ फैमिली। ये जो फीलिंग है वो इंडिया जो है प्रूव करता है। फिर पूछा है श्री महावीर जैन आराधना केंद्र दैट इज कोबा में सिचुएटेड है, वो कहाँ पे है? तो कोबा जो एक्चुअली गांधीनगर का पार्ट है, तो हम टिक करेंगे गांधीनगर। फिर पूछा है द भाखरा नंगाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन, तो ये सतलुज रिवर के ऊपर है, तो हम ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। फिर पूछा है नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है? वो कृष्णा रिवर के ऊपर है। और 15 नंबर में पूछा है द रूट बिटवीन डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया विच इज नोन एज, तो एक्चुअल में वो विवेक एक्सप्रेस के थ्रू कवर किया जाता है, तो ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। अब है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 में हमें आइडेंटिफाई करना है ये पर्टिकुलर फिगर को। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि एनवायरमेंट रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट वो पार्ट टिक करेंगे। फिर 17 में पूछा है आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ मेनी टाइम्स हैज इरिगेटेड एरिया इंक्रीज्ड इन इंडिया, तो 4 टाइम्स जितना इंक्रीज हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो हम टिक कर देंगे। ये सारे नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। फिर 18 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो नॉट ट्रू, सॉरी, तो सेकंड वाला जो है हिमालयन रिवर्स आर कॉल्ड सीजनल रिवर्स, ये ट्रू नहीं है, वो पेरिनियल रिवर्स है, मतलब कि कभी भी वाटर उनमें खत्म नहीं होगा। अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स 2004 रिपोर्ट व्हाट इज द मिनिमम पर कैपिटा इनकम इन अ डॉलर फॉर अ कंट्री टू बिकम अ डेवलपिंग कंट्री, किसी भी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आना है तो मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए? तो 735 जो है वो पर कैपिटा इनकम $735 होनी चाहिए। अब है इकोनॉमिकल इंडिया कैसे टाइप की कंट्री है? तो वो डेवलपिंग कंट्री है, तो हम ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। अब है आंसर इन 1 वर्ड्स और 2 वर्ड्स। विच प्रोजेक्ट इंटरलिंक्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, तो ये जो 4 हमारे इंपॉर्टेंट सिटीज है उसको कनेक्ट करता है एक रोड जिसको कहा जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
ये पार्ट आप लोगों को याद रखना। फिर है द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट टू मेक व्हाट पॉजिटिव। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहती है, जिसको एफडीआई भी कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो फॉरेन कंट्रीज को इनवाइट करती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया में आके बनाओ, अपनी फैक्ट्रीज जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश करो। फिर 23 में पूछा है हु कोऑर्डिनेट्स लैंड लेबर कैपिटल एंड अंडरटेक्स प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन। तो जो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज एंटरप्रीन्योर, वो जो है लैंड लेबर और कैपिटल को अंडरटेक करता है, मतलब कि प्रोडक्शन कैसे होगा उन सबको कोऑर्डिनेट करेगा। और लास्ट में पूछा है विच कंट्रीज हैव मेड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू मार्केट सिस्टम। मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम जो है वो अमेरिका और जापान, ये दो कंट्रीज जो है वो फॉलो करती है। सेक्शन ए यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट है सेक्शन बी, जिसमें 2 मार्कर्स पूछे जाते हैं। 25 में पूछा है व्हाई डू वी रिगार्ड रिवर्स एज लोक माता। हम रिवर्स को क्यों लोक माता कहते हैं? रीजन क्या है कि लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी विदाउट रिवर्स, बिकॉज रिवर में जो वाटर होता है वो हमारे डे टू डे लाइफ में काम में आता है, जैसे कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए आता है, और साथ साथ में उसी वाटर का यूज करके एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। तो दैट मीन्स फूड भी नहीं बनेगा और ड्रिंकिंग वाटर भी अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे कंट्री में रिवर्स को लोक माता कहा जाता है और रिवर्स को वर्शिप भी किया जाता है। अब पूछा है कि डिफरेंस क्या है नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज में। तो नेचुरल हेरिटेज का मतलब क्या हुआ, जहां पे सारी की सारी नेचुरल चीजें इंक्लूड की जाती हो, जैसे कि माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड रिवर्स। कल्चरल हेरिटेज का मतलब ऐसा हेरिटेज जो ह्यूमंस ने अपने स्किल का, आर्ट का और विजडम का यूज करके बनाया हो, जैसे कि स्टूपास है, विहारास है, बिल्डिंग्स है, मॉस्क है, टेम्पल्स है, सारी की सारी चीजें जो ह्यूमंस ने खुद से बनाई है, वो सारे की सारा जो पार्ट है वो कल्चरल हेरिटेज के अंदर आता है। तो ये सारा का सारा डिफरेंस आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फिर है संगीत रत्नाकर के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो संगीत रत्नाकर जो है वो एक पर्टिकुलर बुक है जो लिखी गई है बाय पंडित सारंगदेव, जो दौलताबाद के थे। ये सबसे पहले आप लोगों को ऑथर का नाम याद रखना है। ये जो म्यूजिकल बुक है उसका जो म्यूजिक है वो बहुत ही ज्यादा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में फेमिलियर है, मतलब कि लोग उसको पसंद करते हैं। जो एक पर्टिकुलर पंडित थे जिनका नाम था विष्णु नारायण भातखंडे, उन्होंने ऐसा कहा है कि संगीत रत्नाकर जो है वो म्यूजिक की सबसे ऑथेंटिक बुक है। ये एक ऐसा नाम है जो आप लोगों को 1 मार्क में पूछ सकते हैं, कहीं पे भी, फिल इन द ब्लैंक्स में भी या ट्रू फॉल्स में भी, या तो आप लोगों को मैच द फॉलोइंग में भी, कि किसने ऐसा कहा था कि संगीत रत्नाकर सबसे ऑथेंटिक बुक है। तो आप लोगों को नाम याद रखना पड़ेगा, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से टेक्स्ट लिखा गया है फाइनेस्ट वे में, सो दैट लोग जो है वो म्यूजिक को अच्छे से समझ पाए। ये 4 पॉइंट्स अगर आप लोग याद कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में। फिर हमें कथकली डांस स्टाइल के बारे में डिस्कशन करना है। कथकली जो डांस फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है इन द स्टेट ऑफ केरला। कथकली के अंदर जो है एक्चुअल में डांस के थ्रू ड्रामा रिप्रेजेंट किया जाता है ऑफ रामायण एंड महाभारता। ये भी आप लोगों को 1 मार्क के लिए याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुल से प्लेटेड अटायर्स एंड आर्टिस्टिक क्राउन्स जो है वो पहले जाते हैं, मतलब कि सर के ऊपर मुकुट होता है। अटायर्स यानी कि बहुत ही प्लेटेड क्लोथ्स वहां पे पहने जाते हैं। यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो डांस परफॉर्म करता है, बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस इंक्लूडेड होते हैं और हैंड के भी डिफरेंट पोजेस यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। साथ साथ में वहां पे जो स्टेज है जहां पे परफॉर्मेंस की जाती है वहां पे लाइटिंग सिर्फ और सिर्फ अर्थन लैंप की ही होती है, कोई आर्टिफिशियल लाइट यूज नहीं की जाती।
फिर हमें कुतुब मीनार के बारे में लिखना है। ठीक है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है वो फर्स्ट बिल्डिंग थी जो इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनाई गई थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो सल्तनत यानी कि राजा थे उस टाइम के दिल्ली के, उन्होंने ये बनवाई थी। लेकिन ये बिल्डिंग बाद में कंप्लीट हुई थी इल्तुतमिश के द्वारा। साथ साथ में आप देख सकते हो कि ये जो कुतुब मीनार है वो एक टाइप का बड़ा सा टावर है। इसके अंदर बालकनीज भी है जहां से लोग जो है देख सकते हैं। अब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कब एस्टेब्लिश हुई थी और उनका काम क्या? तो ये जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है वो फाउंड की गई थी 15 सितंबर 1883 के टाइम पे। ये इंडिया की लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर रिसर्च करना। ये उनका काम है कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, उन सब की स्टडी करना, जो भी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उनकी लिस्ट पब्लिश करना और हम उनको कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में जो है लोगों को इन्फॉर्म करना और उसके रिगार्डिंग स्टेप्स लेना। अब इन विच वेटलैंड रीजन्स ऑफ इंडिया डू दी माइग्रेटरी बर्ड्स कम टू स्पेंड इन विंटर? आपने देखा होगा कि विंटर के टाइम्स पे डिफरेंट माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि दूसरे कंट्री से जो बर्ड्स है वो इंडिया की तरफ ट्रैवल करते हैं। कहाँ पे ट्रैवल करते हैं? तो अहमदाबाद के वेस्ट में एक नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, वहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स विंटर के मंथ में ट्रैवल। 32 में पूछा है कि इंडिया में कहाँ पे आयरन देखने को मिलता है सबसे ज्यादा? आयरन जो है वो कर्नाटका में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि सब आयरन का ओर। इसके अलावा हम ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर साउथ में आंध्र प्रदेश, वहां पे भी जो है अच्छी क्वांटिटी में हमें आयरन मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी स्टेट्स है जहाँ पे थोड़ी से कम क्वांटिटी में आयरन का ओर मिलता है, जैसे कि गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, एमपी, केरला, यूपी एंड आसाम। अगर आप लोग 4 to 5 स्टेट्स नाम याद रख लोगे दैट इज सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब पूछा है नेचुरल गैस और बायोगैस में क्या डिफरेंस है? तो बायोगैस जो है वो श्रब्स यानी कि स्मॉल प्लांट्स, फार्म का वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट का यूज करके बनाया जाता है। नेचुरल गैस जो है वो ऑब्टेन की जाती है उसके नेचुरल फॉर्म में अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। बायोगैस जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में बनती है। जनरली नेचुरल गैस जो है वो लार्ज क्वांटिटी में बनती है। बायोगैस को रूरल एरियाज में यूज किया जाता है यानी कि विलेजेस में। नेचुरल गैस को अर्बन एरियाज यानी कि सिटीज में यूज किया जाता है। बायोगैस को कभी भी रॉ मटेरियल के फॉर्म में हम यूज नहीं कर सकते। नेचुरल गैस को बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज किया जाता है। अब पूछा है कि इंडिया में कितने शिप बिल्डिंग सेंटर्स है और कौन कौन से हैं? तो इंडिया में टोटल 4 जो है शिप बिल्डिंग के सेंटर्स हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची एंड मुंबई, और सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड है। विशाखापट्टनम में जो है उसको कहा जाता है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। कोची में जो है उसको कहा जाता है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोलकाता में जो है उसको कहा जाता है कोची हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड। और मुंबई में जो है उसको कहा जाता है द मजगांव डॉक। ये सारे के सारे शिप बिल्डिंग यार्ड्स प्रेजेंट है हमारे कंट्री। अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? जब भी हमारे रिसोर्सेस हैं, एयर है, वाटर है या सॉइल है, उसका अमाउंट कम होने लगता है, डिप्लीट होने लगता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एयर पॉल्यूट हो रही है, वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है या तो सॉइल का पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो इकोसिस्टम है और वाइल्ड लाइफ जो है वो खत्म हो सकती है। बिकॉज एयर, वाटर और सॉइल ये तो सबकी बेसिक नीड है, वो नीड्स हमारी जो है फुलफिल नहीं हो पाएगी तो लाइफ जो है वो खत्म हो सकती है। तो एनवायरनमेंट में ये जो डिस्टर्बेंस होता है या चेंज होता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है और रिसोर्सेस कम पड़ते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन।
अब पूछा है स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई। तो इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज को भी इक्वल राइट्स मिलते हैं मेजॉरिटी के कंपैरिजन में। उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए सो दैट वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और एनकरेज कर सके, अपना रिलीजन प्रोटेक्ट कर सके, लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट, ये सब कुछ प्रोटेक्ट कर सके। इसके लिए द नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया है जो उनके राइट्स और इंटरेस्ट और वेलफेयर और प्रोग्रेस का ध्यान रखता है। उनको राइट टू रिलीजन यानी कि वो अपने हिसाब से अपना रिलीजन डिसाइड कर सके, उनको वो राइट प्रोवाइड किया गया है। उनके वो अपनी स्क्रिप्ट जो है, अपना जो कल्चर है और अपने एजुकेशनल राइट्स भी प्रिजर्व करे, ऐसा जो है ये नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो है वो ध्यान में देती है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी। फिर टेररिज्म की वजह से कौन कौन से इकोनॉमिक इफेक्ट्स होते हैं। तो टेररिज्म की वजह से जो बिजनेस और इंडस्ट्रीज जो है उसका अच्छा सा एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट यानी कि प्रॉपर एनवायरनमेंट जो है वो सेटअप नहीं हो पाता। बिजनेस और जो ट्रेड रिलेशंस है वो खत्म हो सकते हैं। बिजनेस और इंडस्ट्रीज के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है जिसकी वजह से लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सटॉर्ट करते हैं मनी, मतलब कि मनी जो है वो मांगते हैं रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, एम्प्लॉयज और बिजनेसमैन से टू कैरी आउट एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ब्लैक मनी। साथ साथ में टेररिस्ट जो है वो रेलवे, रेडियो स्टेशन, रोड्स, ब्रिजेस और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से करोड़ ऑफ रुपीस लग जाते हैं री एस्टैब्लिश करने। साथ साथ में गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी पर्पस के लिए, उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए करोड़ ऑफ रुपीस स्पेंड करती। साथ साथ में टेररिज्म की वजह से स्टेट और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा लॉस होता है। यहाँ पे सेक्शन बी फिनिश होता है। नेक्स्ट है सेक्शन सी। 38 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है राइट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ आर्किटेक्चर इन गुजरात। गुजरात के अंदर कैसे आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट हुआ है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। गुजरात के अंदर हमें टेम्पल्स देखने को मिलते हैं वेरियस रिलीजन्स के, मॉस्क देखने को मिलते हैं, विहारास जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मठ्स देखने को मिलते हैं, स्टूपास, चैत्यस, केव टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स, ये सब कुछ देखने को मिलता है गुजरात के अंदर। साथ साथ में डिफरेंट टाइप के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस भी देखने को मिलते हैं जैसे कि रॉयल पैलेसेस, कोर्ट्स, डोम्स, गेट्स, कीर्ति स्तंभ यानी कि टावर ऑफ फेम, फिर सेंचुरीज देखने को मिलती है, उपाश्रयस, विसामास, वरंडास, स्काईलाइट जिसको झरोखो भी कहा जाता है, वॉच टावर, ठीक है, स्काईलाइट वॉच टावर यानी कि झरोखो, आर्चेस, वेल्स, स्टेप वेल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये सारे के सारे जो है डिफरेंट मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो गुजरात में हमें देखने को मिलते हैं। अब गुजरात में कौन कौन सी केव्स प्रेजेंट हैं। तो पहले हम बात करेंगे केव्स ऑफ जूनागढ़ की, जिसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप जो है उसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ बावा प्यारा केव्स। देयर आर इन द 3 लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द राइट एंगल। ये जो 3 केव्स हैं वो राइट एंगल में जो है एक दूसरे को कनेक्ट करती है, 3 लाइन्स में सिचुएटेड है और टोटल वहां पे 16 केव्स देखने को मिलती है। फर्स्ट लाइन में हमें 4 देखने को मिलती है, सेकेंड लाइन में 7 और थर्ड लाइन में 5 केव्स देखने को मिलती है। फिर है केव्स ऑफ खापरा केडिया जो डबल स्टोरीड मतलब कि 2 माले की केव्स है। फिर आती है केव्स ऑफ कुंड, इनमें भी फ्लोर्स देखने को मिलते हैं जो 3rd सेंचुरी में बनाई गई थी और वहां पे हमें 20 पिलर्स देखने को मिलते हैं एक रोज में।
फिर है खंभाड़िया केव्स, ये जो है 1959 में डिस्कवर की गई थी, जो राजकोट से 70 किलोमीटर दूर गोंडल के पास सिचुएटेड है। इसमें से 3 केव्स जो है वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल है। फिर है तड़ाजा केव्स, जहाँ पे श्री तलाजी तीर्थ इज अ फेमस पिलग्रिम ऑफ तलाजा, ये एक जगह है, वहाँ पे एक बहुत ही फेमस तीर्थ स्थान है। वहाँ पे हमें टोटल 30 ब्यूटीफुल केव्स देखने को मिलती है जो स्टोन्स में से बनाई गई थी। इसका एक बहुत बड़ा सा गेट भी है, मंडप भी है, चैत्य गृह भी है। बहुत ही ब्यूटीफुल केव्स जो है वो तड़ाजा में देखने को मिलती है। फिर वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना है, जो बहुत ही फेमस एजुकेशन सेंटर था 7th सेंचुरी में, जो एक सेंटर था हिनाया कल्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन का। रूलर्स ऑफ एंड द पीपल ऑफ वंश डायनेस्टी टुगेदर मेड वल्लभी अ वेल रिनोड एंड ह्यूज सेंटर ऑफ एजुकेशन। जो वंश डायनेस्टी थी उनके लोगों ने और उनके रूलर्स ने जो है बहुत ही फेमस कर दिया वल्लभी ये वल्लभी यूनिवर्सिटी को एज अ एजुकेशन सेंटर, जहाँ पे बुद्धिस्ट स्कॉलर जैसे कि क्षितिरमती एंड गुणमती जो है वो वहाँ पे जो है पढ़ने के लिए आते थे। प्रिंसिपल्स हुआ करते थे वल्लभी यूनिवर्सिटी। द ब्राह्मीण स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिस्टेंट एरियाज of the plains of गंगा एंड यमुना used to come here for higher study। जो ब्राह्मीण स्टूडेंट्स थे जो गंगा और यमुना के पास रहते थे वो भी वल्लभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। जो वल्लभी के रूलर्स थे वो बिलोंग करते थे मैत्रिक डायनेस्टी को। इन 775 AD द अरब्स अटैक मैत्रक्स एंड डिफीटेड देम। बाद में क्या हुआ कि जो अरब्स जो थे उन्होंने इस डायनेस्टी के किंग को हरा दिया और बाद में ये यूनिवर्सिटी बंद हो गई। द एक्सपेंसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी वर टेकन केयर थ्रू द चैरिटी ऑब्टेन फ्रॉम द किंग्स एंड लैंडलॉर्ड्स। जो ये यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे वो किंग्स और लैंडलॉर्ड्स के पैसों पे यानी कि चैरिटी के थ्रू वर्क कर। फिर एल्यूवियल सॉइल के बारे में हमें डिस्कस करना है। इसको मोस्ट फर्टाइल सॉइल भी कहा जाता है, जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा वाइडली स्प्रेड है, जो हमें रिवर्स के पास में देखने को मिलती है। ये जो एल्यूवियल सॉइल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो न्यू एल्यूवियल सॉइल है उसको खादर कहते हैं और जो ओल्ड जो हमारी एल्यूवियल सॉइल है उसको बांगर कहते हैं। ठीक है, एक और जो ओल्ड एल्यूवियल है उसके अंदर हमें कंकर नोड्यूल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू दी खादर। साथ साथ में ये सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कल्टीवेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स फर्टिलिटी। फिर हम डिस्कस करेंगे सॉलिटरी रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो पूरे वर्ल्ड में एक या तो 2 प्लेसेस पे ही अवेलेबल है, ऐसे रिसोर्सेज को हम सॉलिटरी रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि क्रायोलाइट एक ऐसा मिनरल है जो सिर्फ ग्रीनलैंड में ही देखने को मिलता है, इसलिए क्रायोलाइट जो है वो हमारा सॉलिटरी रिसोर्स हो। इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब ऐसा रिसोर्स जो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है, जैसे कि मेरा घर हो गया या तो मेरी कार या तो मेरी बुक्स, ये क्या हो गया प्राइवेट रिसोर्सेज। आपके पास भी घर है, आपके पास भी कार है, आपके पास भी बुक है, वो सब हम प्राइवेटली यूज करते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। और लास्ट में है यूनिवर्सल रिसोर्सेज, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर के थ्रू हमें मिले और सब लोग यूज करते हैं, जैसे कि एयर, वाटर एंड सनलाइट। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वाटर जो है ओशियन का है या रिवर का है, कोई एक इंसान यूज कर सकता है दूसरा यूज नहीं कर सकता। एयर को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सनलाइट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो रिसोर्सेज सब लोग यूज कर सकते हैं, सबके लिए अवेलेबल है, ऐसे रिसोर्सेज को हम यूनिवर्सल रिसोर्सेज कहते हैं। फिर पूछा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी डेवलपमेंट की प्रोसेस जहां पे हम हमारी प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करते हैं और साथ साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि फ्यूचर जनरेशन भी अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, नॉन रिन्यूएबल है,
जैसे कि कोल एंड पेट्रोल, हमें उसको इस तरीके से यूज करना चाहिए कि हमारी नीड्स तो फुलफिल हो ही जाएगी, साथ साथ में वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो। तो उस टाइप की डेवलपमेंट प्रोसेस को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इसके लिए काम करती है, बिकॉज उनको पता है कि फ्यूचर के अंदर जो है ये रिसोर्सेस कम होने ही वाले हैं, डिप्लीट होने वाले हैं। हमको इस तरीके से यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन भी ये अच्छे से यूज कर सके। अब पूछा है कि इफेक्ट्स ऑफ प्राइस राइज ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर जो है वो मनी का फ्लो करते हैं, यानी कि स्टॉक परचेजेस करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लो कि प्राइस राइज हो जाएगा तो लोगों की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, हम वो देखने वाले। तो अगर चीजों का प्राइस बढ़ जाएगा तो सबसे पहले एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अगर चीजें महंगी होती जाएगी तो लोग जो है वो उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी, मतलब कि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। साथ साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट आएगा। दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है वो भी इम्पैक्ट, उसके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट आता है। साथ साथ में प्रमोशन ऑफ इनइक्वालिटीज, यानी कि महंगाई की वजह से जो पुअर क्लास है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट में आता है, एडवर्स इफेक्ट होता है उनके ऊपर, और रिचर क्लास के ऊपर ज्यादा जो है एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। दैट मीन्स पुअर गेट्स मोर पुअरर ड्यू टू प्राइस राइज। अब आगे पूछा है कि हमें प्राइस राइज को कैसे कंट्रोल करना है। तो कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं जिसमें से फर्स्ट स्टेप है प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड। ठीक है, मतलब कि मान लो कि कोई चीज़ों के प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, डीजल है, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उनको स्टेबिलाईज करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड का भी यूज करती है। पेट्रोल की मैंने बात कर ली, वैसे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए भी ये यूज किया जाता है। साथ साथ में हायर एमएसपी देना चाहिए, मतलब कि मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है वो मिलना चाहिए किसी भी फार्मर्स को, सो दैट वो अपना प्रोडक्शन जो है उसको इंसेंटिवाइज कर सके। साथ साथ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसका भी रिव्यू करना चाहिए। हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए, और इंपोर्ट्स अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं करने चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग है, होल्डिंग है, और जो प्राइजेस को मैनिपुलेट करते हैं उनके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत लंबी थियरी है। फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, यानी कि एवरेज एज किसी कंट्री में कितनी होती है किसी भी पर्सन की। कोई इन्फेंट जो है वो कितने साल तक वहां पे सरवाइव करेगा बिफोर गेटिंग डेड, तो उसको कहा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। जो इंडिया मतलब बात करें तो वो होता था 68 ईयर्स इन 2015। फिर दो एजुकेशन के इंडेक्स आते हैं, जैसे कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और साथ साथ में आता है इनकम इंडेक्स। इन सब के बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी, जिसमें पूछा है स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया टू एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है? एस्ट्रोनॉमी जो है वो सबसे पुराना साइंस माना जाता है। बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए एस्ट्रोनॉमी में। इंडिया के अंदर हम प्लैनेट्स की मूवमेंट को स्टडी करते हैं, कॉन्स्टिलेशंस को स्टडी करते हैं, और डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर भी कैलकुलेशंस करते हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रेडिक्शन है वो प्लैनेटरी मूवमेंट्स के बेसिस पे स्टडी किया जाता है। इंडिया ने जो अपनी फर्स्ट सैटेलाइट है उसका नाम रखा था आर्यभट्टा। He declared that the Earth rotates on its axis, and he proved that the basic reason for lunar eclipse is the shadow of Earth, which is
एड्रेस्ड एज 1000 बार बाय दी स्कॉलर्स। आर्यभट्ट जी ने कहा था कि अर्थ जो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है, लूनर एक्लिप्स क्यों होता है वो भी उन्होंने डिस्कस किया था और उसको 1000 बार कहा था। सिमिलर तरीके से ब्रह्मगुप्त जी ने भी लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिए थे, जिसको ब्रह्म सिद्धांत भी कहा जाता है। वराहमिहिर जो है वो भी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे उस टाइम पे। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तंत्र, होरा एंड संहिता। बहुत सारी चीजें हुई थी एस्ट्रोनॉमी के रिगार्डिंग। ये सारी चीजें आप लोगों को लर्न ही करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं। अब है इंडिया ने क्या प्रोग्रेस किया मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में इंडिया ऑलरेडी पहले से आपको पता है कि टॉप लेवल पे आता है, नंबर 1 आता है। इंडिया के अंदर ही जीरो की डिस्कवरी हुई, डेसिमल सिस्टम्स, एलजीब्रा, थ्योरम ऑफ बोध ज्ञान, जियोमेट्री, एरिथमेटिक, उन सब के अंदर इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। भास्कराचार्य जी ने बुक्स लिखी थी जिनका नाम था लीलावती गणित एंड बीज गणित, जो 1150 एडी में पब्लिश हुई थी। साथ साथ में आप लोगों को बहुत सारे नाम दिए गए हैं स्कॉलर्स के, बोध ज्ञान, अपस्थामा, कटियायन, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्ता, ये सारे के सारे नाम भी याद रखने। आर्यभट्टा जी का नाम भी याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में सो किए जाते हैं, यानी कि बीज बोया जाता है उससे पहले, रेनी सीजन से पहले बिगिनिंग में, तो ऐसे क्रॉप्स को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। जो मॉनसून के एंड में या तो विंटर के स्टार्टिंग में सीड्स को सो करते हैं, ऐसे क्रॉप्स को हम कहते हैं राबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप को मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है, राबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। खरीफ क्रॉप जो है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, राबी क्रॉप्स रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। अब इंडिया में कौन से डिफरेंट फार्मिंग मेथड्स हैं उसके बारे में पूछा गया है जो लोग करते हैं। एक होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि वहां पे फार्मर सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रिमिटिव यानी कि बेसिक टूल्स का यूज करके फार्मिंग करता है। ऐसे टाइप की फार्मिंग को हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। फिर आता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जहां पे फार्मर्स जो है वो अपनी लैंड को चेंज करता रहता है। जब फर्टिलिटी लैंड की खराब हो जाती है तो वो छोड़ के न्यू लैंड के ऊपर शिफ्ट कर जाता है फार्मिंग के लिए। ऐसे फार्मिंग को हम शिफ्टिंग फार्मिंग कहते हैं। फिर आती है इंटेंसिव फार्मिंग। यहाँ पे बहुत ज्यादा लेबर का यूज किया जाता है, मतलब कि मेहनत की जाती है। फर्टिलाइजर और मैन्योर का यूज करते हैं। एक साल में मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। ऐसी फार्मिंग को हम इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। फिर एक्सटेंसिव फार्मिंग, मतलब कि यहाँ पे मशीन्स का यूज करके फार्मिंग की जाती है। प्लांटिंग फार्मिंग मतलब कि पूरे साल में एक सिंगल ही क्रॉप ग्रो किया जाता है, जैसे कि शुगर केन। फिर कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि ऐसी फार्मिंग जहाँ पे क्रॉप्स को मार्केट में सेल किया जाता है। और लास्ट में आती है मिक्स्ड फार्मिंग, जहाँ पे फार्मिंग के साथ साथ एनिमल्स को भी रेज किया जाता है। नेक्स्ट पूछा है माँ अन्नपूर्णा योजना के बारे में हमें लिखना है। तो माँ अन्नपूर्णा योजना जो है वो आती है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो गुजरात के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ पे फूड ग्रेन सप्लाई किए जाते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज को, जो अर्बन और रूरल एरियाज में रहती है, एट सब्सिडाइज्ड रेट, यानी कि मार्केट से कम प्राइस में। यहाँ पे 35 kg फूड ग्रेन्स जो है वो फ्री में दिए जाते हैं तो दी अंत्योदय एंड बीपीएल फैमिलीज, यानी कि जो फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है उनके लिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू मिडिल क्लास फैमिलीज को जो है 5 kg पर पर्सन पर मंथ जो है ग्रेन्स मिलते हैं सब्सिडाइज्ड रेट पे, जैसे कि 3 रुपीज पर केजी मिलता है राइस, 2 रुपीज पर केजी मिलता है वीट, और कोर्स ग्रेन्स जो है वो 1 रुपीज पर केजी पे मिलता है। इसका जो बेनिफिट है वो 3.62 करोड़ गुजरात के लोग जो है वो बेनिफिट उठाते। अब अनएम्प्लॉयमेंट के क्या रीजन है, तो अगर किसी भी कंट्री का स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अगर किसी भी कंट्री का रैपिड ग्रोथ होता है पॉपुलेशन में,
लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, काम लिमिटेड अमाउंट में है, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग में कोई फॉल्ट है तो भी लोग जो है काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक्सेस अमाउंट में फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर हमारे पास ज्यादा नहीं है तो भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता ही जाएगा। अब हमें ये बताना है कि इंडिया के अंदर क्यों चाइल्ड लेबर ज्यादा डिमांड में है और हम कैसे चाइल्ड लेबर को बंद कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो बड़े से बड़े इंडस्ट्रियल ओनर या तो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने वहां पे काम के लिए चाइल्ड को रखते हैं। क्यों रखते हैं काम के लिए? बिकॉज वो चीपेस्ट फैक्टर है प्रोडक्शन का। कोई चाइल्ड जो है वो ज्यादा पैसा नहीं मांग सकता बिकॉज वो छोटा है, तो वो कम पैसों पे भी काम करेगा एज कंपेयर टू एडल्ट। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है वहां पे, और चाइल्ड का एक्सप्लॉइटेशन होता है अलग अलग तरीके से, बिकॉज चाइल्ड के पास नॉलेज नहीं है कि उसको ये काम नहीं करना चाहिए। उनको हैजार्डस कंडीशन में, मतलब कि जहाँ पे उनकी जान भी जा सकती है, ऐसी कंडीशन में काम करना पड़ता है, उनको डराया जाता है और ज्यादा आवर्स तक उनसे काम निकलवाया जाता है। साथ साथ में हमारे कंट्री में चाइल्ड लेबर बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल है, इसलिए वो चाइल्ड जो है वो मजबूर हो जाता है बिकॉज उसके पास मनी नहीं होता सर्वाइवल के लिए, खाने पीने की प्रॉब्लम होती है, तो मजबूरी में उसको काम करना पड़ता है। साथ साथ में रूरल एरियाज के अंदर एजुकेशनल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं मिलती है किसी भी चाइल्ड को। फैमिली के जो मेंबर्स हैं उस चाइल्ड को भेज देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट या तो फैमिली के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए स्कूलिंग की जगह पे। इसलिए जो है चाइल्ड लेबर जो है हमारे कंट्री में बहुत बड़ा इश्यू है। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं चाइल्ड लेबर को? तो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाया है जिसमें ऐसा कहा है कि कोई भी चाइल्ड की एज अगर 14 ईयर्स से कम है तो वो कोई भी फैक्ट्री में कोई भी टाइप का काम नहीं करेगा, कोई भी टाइप का ऑक्यूपेशन या तो जॉब नहीं करेगा। अगर किसी ने 14 ईयर्स से बिलो वाले चाइल्ड को अपने वहां पे काम पे रखा है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। तो ये सारे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट करती है। उस चाइल्ड को साथ साथ में 14 ईयर्स की एज तक फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने की भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है थ्रू देयर स्कूल्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन मिलेगा। ये जो इसके रिगार्डिंग लॉ है वो 2009 से इम्प्लीमेंट हो चुका। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन मैप का। पहले हमें रीजन आइडेंटिफाई करना है ब्लैक सॉइल का। ये आपको दिया हुआ ही है, महाराष्ट्र है, वहां पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। फिर डचीगाम नेशनल पार्क जो हमें मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग रीजन आपको पता है गुजरात में सबसे ज्यादा ग्राउंडनट ठीक है ग्रो होता है। और लास्ट में है ज्यूट इंडस्ट्री का एक सेंटर जो कोलकाता में है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दे दिया है। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 5। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। Until then, goodbye and have fun.